फिर से हम अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं आपके उपकार क्लासेस में, जहां मैंने आपको निरंतर संवैधानिक विकास की यात्रा में 1773 से आज हम 1861 तक सफर कर चुके हैं। लगभग 90 वर्षों का सफर तय कर चुके हैं और इस 90 वर्षों के सफर के दौरान आपने देखा कंपनी समाप्त हो चुकी है, क्राउन के हाथों में सत्ता जा चुकी है, आंदोलन हो चुका था। अब भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया था, केंद्रीय विधान परिषद का गठन भी हो चुका था, एक संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, गवर्नर जनरल वायसराय में परिवर्तित हो चुका था। इसी कड़ी में 1861 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम बनकर के भारत में संवैधानिक विकास की कड़ी में आता है। तो आपने देखा, मैंने एक पहले से ही एक मैटर सेट कर रखा है कि 1861 का अधिनियम, लेकिन उसके नीचे मैंने क्या लिखा, भारतीय परिषद अधिनियम। यानी जब ये अधिनियम आया तो यह अधिनियम किस रूप में बन के आया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के रूप में। ये पहली बार ऐसा हुआ था। इसका मतलब इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक भारतीय शासन व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर 1892 आता है, फिर 1909 आता है, फिर 1919 आता है, 1935 आता है, फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आती है, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। वर्तमान में यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस बार जो परिषद का गठन किया गया था उसमें 3 भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया था। ये जो 3 भारतीय सदस्य थे, ये पूछा भी गया कि पहली बार केंद्रीय परिषद में जो 3 भारतीय सदस्य थे ये मनोनीत किए गए थे। और मनोनीत करना, नियुक्त होना अलग अलग, क्योंकि चुनाव तो था नहीं, मनोनीत ही हो रहे थे। और मनोनीत का अधिकार किसके पास था, वायसराय के पास था। जैसे हमारे राष्ट्रपति को भी मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। आप जानते होंगे कि 12 जो सदस्य हैं राज्यसभा के ये मनोनीत होते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, इससे पहले एक और मनोनयन होता है, 2 एंग्लो, अब खत्म हो गया, आंग्ल भारतीय की ये जो नियुक्ति होती है 330, आर्टिकल 330, अब ये खत्म कर दिया गया। आपके यहां भी विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सदस्य हैं 99 + 1 लिखा जाता है। ये जो 1 है ये एंग्लो भारतीय के लिए था, यानी विधान परिषद उत्तर प्रदेश में 100 थे। और इसमें एक जो है मनोनयन का काम राज्यपाल, यहां का मुखिया राज्यपाल है, तो इसलिए राज्यपाल नियुक्त करते थे। तो इसी तरह की जो पावर है, जो मनोनयन का पावर है, अब देखना 1861 में ये चीज आ चुकी थी और जिसे हम आज अपने भारतीय संविधान 1950 के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, इसमें जो है 3 जो भारतीय सदस्य, पटियाला के महाराज और दिनकर राव, बनारस के राजा देवनारायण को इसमें सम्मिलित कर दिया गया था। मेरे विचार से समझ में आए, पटियाला के महाराज दिनकर राव, बनारस के राजा देवनारायण, बात क्लियर हो गई। पटियाला के महाराज दिनकर राव, बनारस के राजा देवनारायण को मनोनयन किया गया था वायसराय की परिषद में। क्लियर। दूसरा फैक्टर आप यहां देखेंगे कि पहली बार 1860 में 1800 कहां चले गए, 1860 में ये देखिए पहला बजट पेश किया गया था। क्या किया गया था, पहला बजट पेश किया गया था। अच्छा पॉइंट है, बजट पेश किसने किया था, तो ये आप नोट कर सकते हैं, विल्सन ने। भारत में बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है, विल्सन को जाता है। बात क्लियर हो गई, विलियम विल्सन था। अच्छा दूसरी बात यह है, और इस बजट में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था, राष्ट्रीय आय की बात सबसे पहले किसने किया था, तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। और वह बताए थे कि
भारत में, ये घटना इन्होंने 1868 में बताया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। यानी एक साल में एक व्यक्ति 1868 में कितना कमा रहा था? 1868 में 20 रुपया कमाता। यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में अगर किसी ने सबसे पहले जानकारी दिया था, उस व्यक्ति का नाम कौन था? दादा भाई। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? और सर्वाधिक बार ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो फैक्ट आप लोगों को, एक फैक्ट से आप कई फैक्ट की ओर जा सकते हैं। और यही ये दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कांग्रेस में उठाया था। बात सुनिए, दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जो कॉमन सभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए थे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक पॉइंट और देखना, 1861 में आईपीसी इंडियन पैनल कोड, आज जो आप लोग ताजीराते हिंद 302, 307, 308 ये जो पढ़ते हैं ना, ये जानबूझ के की जाने वाली हत्या का प्रयास है, ये गैर इरादतन हत्या का प्रयास है, 302 हत्या का ये मुकदमा है, ये लगता है, ये तुरंत लगाते हैं और उसकी जांच होती है, पड़ताल होती है और इस पे सजा भी होती है, उम्र कैद और फांसी। इस पे फांसी और उम्र कैद की सजा होती है। समझ में आ रहा है? तो इंडियन पैनल कोड आज भी भारतीय दंड संहिता के नाम से पहली बार लागू कब हुआ था? 1861 में। यहां तक बात समझ में आ गया। अब आगे हम बात करें तो यहां देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? जब केंद्रीय विधान परिषद सत्र में ना हो, यानी बैठक ना हो रही हो, कोई भी बैठक जो है किसी परिस्थितिवश नहीं हो पा रहा और कानून की हमें जरूरत है और यह कानून अति आवश्यक है, तब यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास थी? वायसराय के पास। आपको याद होगा, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 123 हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और आर्टिकल 213 ये राज्यपाल को, ये किसको? राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। तो ये प्रेरणा आप देखना कहां से लिया गया? 1861 से। ये बात किसी को समझ में आती नहीं, हम लोग बस रट लेते हैं। हमें इस बात का ध्यान भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये 123 जो है राष्ट्रपति है और 213 राज्यपाल, याद रखे रहिएगा। अब आता है पोर्टफोलियो की शुरुआत होती है 1861। ये क्या है? पोर्टफोलियो होता क्या है? पहली बार इसको हिंदी में कहते हैं विभागीय मंत्रालय। विभागीय मंत्रालय या कैबिनेट, कैबिनेट मंत्रालय। यानी प्रत्येक, इसमें कौन कौन है? जैसे गृह विभाग, रक्षा विभाग, राजस्व विभाग, है ना, वित्त विभाग, ये सब होता है ना, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब मंत्री हैं। ये अलग अलग जो विभागों को अलग किया गया, वो कब किया गया? 1861 में किया गया। बात समझ में आ गई? नीचे बढ़ते हैं। भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश, यानी अब पहली बार वो उदार हुए। अब ये मान गए थे कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो कंपनी के भ्रष्टाचार और उनका भारतीयों के प्रति जो विद्वेष था उसके कारण, जो शोषण था उसके कारण ये विद्रोह हुआ था। तब उनको लगा बिना भारतीयों को साथ लिए हम भारत में शासन नहीं कर सकते और भारत में शासन की फिर प्रक्रिया शुरू जो हुई वो 1947 तक चली। बहुत आराम से फिर चलाए। फिर बीच में गांधी जी आते हैं, उनको ये लगा कि ये अब भी शोषण कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी को लगा ये अब भी क्या कर रहे हैं? शोषण कर। शोषण तो कर ही रहे थे, उनका ये उपनिवेश बन चुका था। 1858 में पूरी तरह भारत क्या था? उनका उपनिवेश था। यानी केवल यहां से हमें धन चाहिए, द वेल्थ ऑफ नेशन,
जो एडमिट स्मिथ ने लिखा, दादा भाई नौरोजी ने फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी लिखा, उसमें इस बात का उल्लेख है। मार्क्सवाद ने मैनिफेस्टो लिखा, उसमें भारतीयों के शोषण की बात की गई थी। फिर क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है, पहले तो मद्रास और बॉम्बे से विधायी शक्तियां ले जाती हैं, वापस ले ली गई थी। अब क्या कर दी गई? ले भैया, आपको भी विधायी शक्ति प्राप्त है, आप भी क्या करो, विधि बनाओ, कानून बनाओ, जैसा चाहो वैसे कर लो। मतलब आप अब स्वतंत्र हो, आप मेरी बात मान रहे हो, यही बहुत है। अगर आप मेरी बात मान रहे हो तो आपको हम क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं। तो मद्रास और बॉम्बे को भी यह शक्ति प्राप्त हो गई। क्लियर? आगे क्या कहता है? बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में नई विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषद का गठन का मतलब हो गया कि हमारे यहां बंगाल को, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को और पंजाब में नई सरकार, यानी वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। यह 1861 एक प्रकार का हम लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ ही रहे थे। संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, विधान सभा की शुरुआत हो चुकी थी, प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। इससे एक पूरी शासन व्यवस्था धीरे धीरे निर्मित हो रहा था, जो हम अपने पूरे संविधान में देखते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।